Assalamualaikum viewers. Once again Sandal is back with new story. ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसका नाम है जी बेवफा ज़िंदगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। मॉम यार आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? आप इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकती हैं मुझे? वो मुसलसल अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था और चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे अभी सब कुछ तोड़ देगा। नूर बेगम ने गहरा सांस लिया और बहुत ही नरमी से बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे बारे में मैं हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। माला बहुत प्यारी और मासूम लड़की है, तुम एक बार सुकून से बैठकर सोचो तो सही। माँ, क्या ऐसी होती हैं माएँ जो अपने ही बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? मीर की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। अल्फाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रहे थे। देखो बेटा, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन तुम मेरी मजबूरी भी समझो ना। मैं ज़ुबान दे चुकी हूँ उन लोगों को। अगर अब बात पलट गई तो तुम्हें पता है तुम्हारी बहन की कितनी बेइज्जती होगी वहाँ। इसकी शादी भी खतरे में पड़ सकती है। वट्टा सट्टा में यही होता है बेटा, एक लड़की दी जाती है और दूसरी ली जाती है। मीर ने बेयकीनी से हैरत भरी हंसी निकाली। मैं एक 30 साल का मर्द अब एक एक 19 साल की बच्ची से शादी करूं? लाइक सीरियसली? सिर्फ इसलिए कि आप सबने सदियों पुराने रस्म व रवाज को सीने से लगा रखा है। मॉम, मैं बता रहा हूँ, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। नूर बेगम की आवाज़ सख्त हो गई। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी, वरना तुम्हारी बहन को तलाक हो जाएगी। इसका भाई तलाक दे देगा, हमें रुस्वा मत करो। व्हाट द हेल मॉम, आप किस सदी में जी रही हैं? वो चीख कर रह गया। इसका दिमाग जैसे फटने को था। नूर बेगम उठ खड़ी हुई। बस मीर, कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। कल शाम तुम्हारा निकाह माला के साथ है। अब मज़ीद बहस की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे कल शाम तक तुम्हारा जवाब हाँ में चाहिए, वरना तुम मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। बग़ैर इसका जवाब सुने वो गुस्से से कमरे को छोड़कर चली गई और मीर वहीं खड़ा कमरे की हर चीज़ को उस नज़रों से देखने लगा जैसे अभी सब कुछ तोड़ डालेगा। भाभी, आपके मीर भाई कैसे हैं? क्या वो ज़्यादा गुस्से वाले हैं जैसे सरमत लाला हैं? माला अपने प्यारे से चेहरे पर पूरे जहाँ की मासूमियत और नरमी लिए अपनी भाभी से अपने होने वाले शोहर का पूछ रही थी। माला एक बहुत ही प्यारी मासूम और नरम दिल की लड़की थी। हमेशा हंसती हुई, हर प्यारी मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लेने वाली और छोटी सी बात को दिल से लगा लेने वाली लड़की थी। नहीं रानी, मीर तुम्हारे भाई जैसे गुस्से वाला लड़का नहीं है। वो बहुत ही अच्छा और नरम दिल का लड़का है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। माही ने माला का सर प्यार से सहलाते हुए कहा। पर माही दिल ही दिल में माला के लिए फ़िक्रमंद भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि मीर इतनी जल्दी माला को नहीं अपनाएगा। पर माही ने दिल से माला और मीर की आने वाली अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ की। माला भी अपने आने वाली ज़िंदगी को सोचकर बहुत खुश थी और पुरजोश भी। किसको क्या मालूम कि आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा और क्या नहीं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो जैसा तस्वुर किया जाए। यहाँ तस्वीर लिखा हुआ है, ठीक है जी, 2 मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा। राइटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। बिल आखिर निकाह का वक्त आ ही गया। निकाह बहुत ही सादगी से किया गया। माला के चेहरे से इसकी खुशी साफ नज़र आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ मीर का हाल उल्टा था। उसके चेहरे से नापसंदीदगी की साफ नज़र आ रही थी। निकाह के साथ ही रुखसती रोक दी गई थी, सॉरी रख दी गई थी, और यहाँ रुक दी गई लिखा हुआ है, ठीक है। निकाह के साथ ही रुखसती रख दी गई थी। नूर बेगम और माला ही अलग गाड़ी में थी, जबकि माला मीर अलग। पूरे रास्ते बस खामोशी ही रही। मीर ने एक पल भी माला को नहीं देखा, जबकि माला बार बार चोर नज़र से मीर को देख रही थी। मुझे ऐसे बार बार मत देखो, वरना यहाँ ही नीचे उतार दूंगा। मीर ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर तंग आकर बिना माला को देखे संजीदा और वॉन करने के अंदाज में कहा। माला शर्मिंदा से अंदाज में सर नीचे गिरा दिया और दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुई अपनी हरकत पर। कुछ देर के बाद सब घर पहुंच गए। मीर उतर कर अंदर चला गया, जबकि माला वहीं गाड़ी में बैठी रही। इसको
लगा था कि मीर उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाएगा, जैसे उसने नॉवेल्स में हीरो हीरोइन का हाथ पकड़कर ले जाते हुए सोचा था। यहाँ शायद हीरो अपनी हीरोइन को भूल ही गया था। इतने में नूर बेगम और माही माला के पास आई और उसको गाड़ी से उतार कर अंदर ले आए। अपने नए घर को देखकर कुछ पल माला हैरान रह गई, क्योंकि घर था ही बहुत खूबसूरत। इससे पहले कि माला सारे घर की सारी लिस्ट बनाती कि नूर बेगम और माही को उसके कमरे में ले आए। कमरा बहुत ही सादा और खूबसूरत था। ना ज़्यादा बड़ा था, ना ज़्यादा छोटा, ज़्यादा हवादार, ना ज़्यादा बंद, ज़्यादा रोशनी से भरा हुआ, ना ही ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ, ना ही ज़्यादा भरा हुआ, ना ही ज़्यादा खाली। और दीवारों का रंग ऐसा कि ना ज़्यादा हल्का और ना ज़्यादा गहरा। कमरे में बस एक ही खिड़की थी जिससे तुलुए आफ्ताब नजर आता है। नूर बेगम माला को बेड पर बिछाकर जाने लगी तो माला ने उससे मीर का पूछा, तो मालूम हुआ कि मीर भी थोड़ी देर में बाहर से आ जाएगा। रात के 12 बज चुके थे और मीर अब वापस आया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र बेड पर सोई हुई चांद जैसी प्यारी माला पर पड़ी। कुछ पल मीर नरमी से माला को देखता रहा, पर अगले ही पल मीर उसके सर पर का पोंछ इसका बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। इसको सर से पकड़कर इसके बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। अब यहाँ लफ्ज़ कुछ गड़बड़ से हैं तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मिस्टेक और राइटिंग में मिस्टेक है। इस माला इसके लिए तैयार ना थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। कुछ संभाली तो इसको मीर नज़र आया। अपना ये ड्रामा बंद करो लड़की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी इजाज़त के बिना मेरे ही कमरे में मेरे ही बेड पर सोने की? मीर ने गुस्से और संजीदा अंदाज में कहा, जिससे माला को मीर से खौफ महसूस होने लगा। क्या? वो आंटी मुझे यहाँ छोड़कर गई थी और भाभी ने कहा था कि अब से ये मेरा कमरा है। वो खौफ और घबराहट और रोने के से अंदाज में बोली, तुम्हारा कमरा? ओ शट अप, ये सिर्फ मेरा कमरा है, समझ आई? ये मैं अच्छे से समझाऊं? उसने माला के बाजू को जोर से दबाकर कहा। जी जी, समझ गई। माला के ज़ुबान बस इतना ही अल्फाज निकाल सकी। मीर बिना कुछ कहे बात की तरफ चला गया और फिर कुछ पल बाद नाइट सूट में बाहर आया। अब यहाँ बात की जगह बत लिखा हुआ है तो प्लीज़ राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। माला ऐसे ही बेड पर बैठी रही, क्योंकि अब उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। मीर को बाहर आता देख कर माला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मीर बिना कुछ कहे बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गया। माला ऐसी ही अपनी जगह खड़ी मीर को देखती रही। माला ने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, पर फिर मीर का कुछ पल पहले का रवैया याद करके चुप कर गई। कुछ देर ऐसे ही गुजरने के बाद मीर ने माला की तरफ चेहरा किया तो इसको ऐसे ही खड़े देखकर हैरान होकर कहा, क्या हुआ है? ऐसे क्यों चुड़ैल की तरह खड़ी हो? वो क्या? आप खौफ के मारे माला से कुछ बोला ही नहीं गया। अब क्या वो कर रही हो? अब बोलोगी कुछ या कसम खाई हुई है मेरी नींद खराब करने की? मीर ने सख्त गुस्से में कहा। वो क्या आप भी यहाँ ही सोएंगे? माला ने डरते डरते कहा। अल्लाह अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं कहाँ फंस गया? अल्लाह मुझे सब्र दे। मीर ने बस इतना कहा और ख़ुद ही उठकर बाहर चला गया और माला उसको चाहते देखती रह गई। जब कुछ देर बाद मीर वापस कमरे में आने लगा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मीर को बहुत गुस्सा आया और साथ न जाने क्यों हंसी भी आई और दिल में एक बार फिर दुआ की कि या अल्लाह मुझे सब्र दे। अगली सुबह जब माला की आंख खुली तो मीर ड्रेसिंग के सामने खड़ा तैयार होता हुआ नजर आया। माला को सब सोचों में से पहली सोच ये आई कि उसने तो रात को दरवाज़ा अंदर से बंद किया था, तो फिर मीर अंदर कैसे आया? वो ये सोच ही रही थी कि इसकी नज़र सामने ड्रेसिंग पर पड़ी हुई चाबी पर पड़ी और इसके अपने सवाल का जवाब मिल गया। अभी वो कुछ और सोचती कि इससे पहले ही मीर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया। माला कपड़े बदल कर नीचे आई तो देखा नूर बेगम बैठी चाय पी रही थी। माही रात को ही वापस चली गई थी। सुबह बखैर आंटी, माला ने नूर बेगम के पास आकर कहा और उनके पास ही बैठ गई। सुबह बखैर बेटा, जाग गई आप? नींद अच्छे से पूरी की? नूर बेगम ने प्यार से कहा। जी आंटी, माला ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी, मीर कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ, इसको कोई काम था, नाश्ता किए बिना ही चला गया, नूर बेगम ने कहा। माला कुछ देर इनके पास बैठी रही और फिर नाश्ता करके सारा घर देखने लग गई और फिर थक कर अपने कमरे में जाकर सो गई।
आज भी मीर घर देर से ही आया। जब वो कमरे में आया तो माला बैठी मोबाइल पर मूवी देख रही थी। मीर को देखकर अपनी जगह खड़ी हो गई। आप आ गए? मैं खाना लगा दूं आपके लिए?" माला ने जल्दी जल्दी में कहा। "नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ।" मीर ने बिना देखे जवाब दिया। "क्या खाया आपने?" माला ने फ़ौरन पूछा। मीर ने गुस्से से माला को देखा और कहा कि तुम होती कौन हो जो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? अपनी हद में रहो लड़की, वरना मुझे हद याद दिलाना अच्छे से आता है, समझ आई?" मीर का अंदाज देखकर माला डर से सहम गई और इसकी आंखों में नमी उतर आई। "अब अपना ये ड्रामा बंद करो और निकलो मेरे कमरे से," मीर से संजीदा से अंदाज में कहा। माला बिना कुछ कहे भागने के से अंदाज में कमरे से निकल गई। रात का तीसरा पहर था जब मीर की आंख खुली। उसने बेड की दूसरी तरफ देखा तो इसको माला कहीं नजर ना आई। फिर इसको याद आया कि माला को उसने ही कमरे से निकाला था। मीर उठकर बाहर आया तो इसको माला कहीं नज़र ना आई और वो फ़िक्रमंद सा हुआ। तभी इसकी नज़र किचन की ऑन लाइट पर पड़ी तो वो इस तरफ आ गया। किचन में दाखिल हुआ तो इसकी पहली नज़र टेबल पर सर रखे सोती हुई माला पर पड़ी और साथ बिना खाए हुए खाने पर। मीर को एहसास हुआ कि माला ने खाना नहीं खाया। वो उसका इंतज़ार करती रही कि वो दोनों साथ खाना खाएंगे और मीर ने क्या किया, इसको कमरे से ही निकाल दिया। माला की आंखें और नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी। मीर को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। अगली सुबह जब माला की आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी और मीर सामने सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। माला को याद आया कि रात को तो मीर ने इसको कमरे से निकाल दिया था, फिर वो यहाँ वापस कमरे में कैसे आ गई? मैं यहाँ कैसे आ गई? उसकी समझ में कुछ आया तो उसने मीर से पूछा। "मैं उठाकर लाया था," मीर ने इसको बिना देखे जवाब दिया। "आप लेकर आए? जैसे नॉवेल्स में होता है?" माला के गाल लाल हो गए। उसने शर्म से नजरें झुका लीं। मीर माला के बदलते तासुरात देखकर कुछ पल हैरान हुआ, फिर कुछ समझ आने पर एकदम से बोला, "ज़्यादा गलत फहमी मत पालो लड़की। मैं इसलिए लेकर आया था क्योंकि अगर मॉम तुमको वहाँ सोता हुआ देख लेती तो मुझे घर से बाहर निकाल देती। खड़ूस कहीं का," माला ने मुंह बनाते हुए कहा और वॉशरूम में बंद हो गई। मीर माला के इस अंदाज पर मुस्कुराए बिना न रह सका। आज सबने नाश्ता एक साथ किया। माही भी आज आई हुई थी तो घर में अलग सी रौनक लगी हुई थी। "मीर बेटा, मैं क्या कह रही थी कि तुम क्यों ना आज माला को कहीं बाहर ले जाओ, साथ थोड़ी शॉपिंग करवा देना और कहीं घूम फिर भी लेना और साथ डिनर भी आज बाहर लेना।" नाश्ता करते हुए नूर बेगम बोली। "सच्ची? हम शॉपिंग करने जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा," माला फ़ौरन से बोली। मीर ने कुछ पल माला को देखा। "मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है मॉम, आप इसके साथ किसी ड्राइवर को भेज दें, मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम है," मीर ने बेपरवाह से अंदाज में कहा। "मीर, सोच समझ कर बोला करो, वो बीवी है तुम्हारी, उसकी जिम्मेदारी अब तुम पर है," नूर बेगम ने आहिस्ता पर संजीदा अंदाज में कहा। "जिम्मेदारी जो ज़बरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत कर दी गई," मीर ने दो टोक अंदाज में कहा और एक गुस्से से भरी हुई नज़र माला पर डालकर उठकर बाहर चला गया। नाश्ता ख़त्म करने के बाद माला अपने कमरे में चली आई और ना चाहते हुए भी मीर की कही हुई बातें बैठकर सोचने लग गई। कुछ ही देर में माला का मोबाइल बजने लग गया। माला ने देखा तो मीर की कॉल आ रही थी। माला ने कुछ कुछ सोचते हुए कॉल उठा ली। "10 मिनट में तैयार, मेरे पास जल्दी से 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ," मीर ने संजीदा सी आवाज़ में कहा। "और अगर मैं ना आऊँ तो?" माला ने भी फ़ौरन कहा। "अगर आना है तो आओ, वरना भाड़ में जाओ," मीर ने बिना माला का जवाब सुने कॉल कट कर दी। माला पहले पूरे 10 मिनट सोचती रही कि जाऊं या ना जाऊं, फिर उठकर तैयार होने लगी। फिर जब 15 मिनट बाद तैयार होकर बाहर आई तो मीर को मोबाइल कान से लगाए खड़ा किसी से बात करता हुआ देखा और खुद आकर गाड़ी में बैठ गई। मीर कॉल ख़त्म करके गाड़ी में बैठा। माला को लगा कि मीर उसकी तारीफ़ करेगा, पर उल्टा मीर उसकी 5 मिनट लेट आने पर डांटने लग गया। और फिर यूं माला मीर का पहला सफ़र शुरू हुआ। सारे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही, शॉपिंग भी खामोशी से हुई। ना मीर ने माला से बात की और ना माला ने मीर से। "कुछ खाना है तुमने?" शॉपिंग करने के बाद मीर ने माला से पूछा। "नहीं, मेरी भूख मर गई है, मुझे घर जाना है," माला ने मीर को बिना देखे कहा और जाकर गाड़ी में बैठ गई।
घर आने के बाद भी दोनों में कोई बात ना हुई। कुछ दिन ऐसे ही खामोशी में गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात ना की, ना बात करने की कोशिश की। आखिरकार माला ने थक हार कर खुद ही फैसला कर लिया कि वो मीर को मनाने की कोशिश करेगी। पर अब मसला ये था कि वो करे तो करे क्या। उसकी समझ में कुछ ना आया। बहुत देर सोचने के बाद माला ने फैसला किया कि वो मीर के लिए खाना बनाएगी। पर अब एक और मसला था कि माला को मालूम ही नहीं था कि मीर को खाने में क्या पसंद है। तो माला ने सोचा क्यों ना वो दाल चावल बना ले, क्योंकि दाल चावल उसको बहुत पसंद थे, सबको पसंद होते हैं। माला ने फैसला कर लिया कि वो आज दाल चावल बनाएगी। बावर्ची खाने में दाखिल होते ही माला ने सबसे पहले हर चीज़ का जायज़ा लिया, फिर अपने दुपट्टे का पल्लू समेटा, चूल्हा जलाया और सबसे पहले एक पतीली में चावल धोकर भिगो दिए और फिर पानी बिल्कुल नाप कर डाला, इतना ही कि चावल अलग अलग रहें। दूसरी तरफ उसने एक छोटा सा बाउल निकाल कर पीली दाल, तूर की दाल छानी, 2-3 मरतबा धोकर अलग रखी। फिर एक पतीली में पानी गर्म किया और दाल इसमें डाल दी। हल्की आंच पर उबाल आने लगा तो ऊपर बनता झाग एहतियात से चम्मच से हटा दिया। दाल को सिर्फ इतना ही पकाना था कि दाना नरम हो जाए, टूटे नहीं। तड़के के लिए उसने एक छोटा साइज का फ्राइंग पैन रखा, इसमें 2 चम्मच तेल गरम किया। जैसे ही तेल गरम हुआ इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाली, जो कि हल्की सी ब्राउन होती ही इसने इसमें एक छोटी सी लाल मिर्च और 2 चुटकी हल्दी और नमक शामिल कर दिया। खुशबू पूरे किचन में फैल गई। माला का दिल बार बार घबरा रहा था कि अगर कहीं मीर को खाना पसंद ना आया तो पता नहीं क्या होगा। पर माला ने सब मनफी सोचों को एक तरफ करके अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाया और पकी हुई दाल को हल्के से चम्मच से घुमाया और तड़का उठाकर सीधा दाल पर डाल दिया। तेज़ी से चट चट की आवाज़ आई और खुशबू लम्हे में फैल गई। चावल अलग पकते जा रहे थे, पानी खुश्क होने लगा तो माला ने ढक्कन रखकर आंच बिल्कुल हल्की कर दी। 4 मिनट में चावल अल बुखारे की तरह खिलकर तैयार थे। आखिर में इसने एक थाली निकाली, एक तरफ सफ़ेद चावल डाले और दूसरी तरफ दाल रखी और नमक मिर्च अपनी जगह पर रखकर सब कुछ मेज़ पर लगा दिया। अब बस इंतज़ार था और मीर के आने का। बाला ने दिल में बहुत बार दुआ की कि अल्लाह जी प्लीज़ मीर को खाना पसंद आ जाए। इतने में माला को गाड़ी के आने की आवाज़ आई। मीर आ गया था। माला जल्दी जल्दी बाहर आई और देखा मीर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। माला भी हाथ में पानी का ग्लास लिए पीछे चल दी। माला जब कमरे में आई तो तब मीर ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपनी घड़ी उतार रहा था। आपके लिए पानी। माला ने मीर को बेड पर बैठते हुए पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाकर कहा। शुक्रिया। मीर ने पानी का ग्लास लेते हुए कहा। आपके लिए खाना ले आऊं? माला ने डरते हुए कहा। हाँ ले आओ। मीर ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ ही देर में माला ने खामोशी में खाना मेज़ पर रखा। चावल भाप छोड़ रहे थे और दाल की खुशबू पूरे कमरे में हल्की सी फैली हुई थी। वो हाथ साफ करती हुई आहिस्ता से पीछे हटी। मीर बगैर कुछ कहे सीधा होकर बैठ गया। इसने खाने को देखा, फिर चम्मच उठाया, फिर चावल लिए, फिर दाल। एक नवाला लिया। इसने चम्मच वापस थाली में रख दिया। क्या हुआ? आपको पसंद नहीं आया क्या? माला ने फिक्रमंदी से कहा। दाल सही से नहीं पकी। मीर ने सीधी बात की। मैं अभी चेक करती हूँ। माला ने होंठ भींच लिए। वो आगे बढ़ी, चम्मच से दाल दबाई। दाना वाकई सख्त था। इसने सांस रोकते हुए बस एक नज़र मीर को देखा। मीर ने जूते पहने और दरवाज़ा खोला और बग़ैर किसी इजाफी लफ्ज़ के बाहर निकल गया और माला बस इसको देखती रह गई। सुबह नाश्ते का वक्त था, सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। रात के बाद से माला ने मीर को अब देखा था। मॉम, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना मैं और माला कुछ दिन के लिए बाहर घूम आएं? नाश्ते के दौरान मीर ने नूर बेगम से कहा। मीर नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। माला भी नूर बेगम की तरफ मीर की आज अचानक ऐसा कहने पर हैरान थी। हाँ, ये एक अच्छी सोच है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारने चाहिए तुम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारना चाहिए। कुछ दिन कहीं से घूम आओ। नूर बेगम के ऐसा कहने पर मीर ने कुछ सोचते हुए माला ने हैरत से हामी भरी। तो फिर ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, पैकिंग कर लो, हम शाम को निकलेंगे। वीर ने माला से कहा और माला ने हाँ में सर हिलाया और फिर नाश्ता करने लग गई। शाम तक सब पैकिंग हो चुकी थी और अब माला मीर की ज़िंदगी के पहले हनीमून ट्रिप का आगाज़ हो चुका था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं? माला ने मीर से पूछा।
सफ़ेद वादी, मीर ने सामने देखते हुए कहा। कहाँ पर है ये जगह और कैसी है ये? माला ने फौरन से अगला सवाल किया। ये दो पहाड़ों के बीच एक वादी है। बर्फबारी की वजह से वो वादी सफ़ेद हो जाती है, इसलिए उसका नाम सफ़ेद वादी है। मीर ने माला से कहा। ओह अच्छा अच्छा, मुझे मालूम था पहले से इसके बारे में। माला ने इस अंदाज में कहा जैसे वो पहले से सब जानती हो। जब मालूम है तो फिर पूछा क्यों? मीर ने फौरन सवाल किया। वो तो इसलिए पूछा मैंने कि देखूं आपको मालूम है या नहीं। माला ने शरारत से भरपूर अंदाज में कहा कि मीर मुस्कुराए बिना ना रह सका। गाड़ी में एक बार फिर हर तरफ खामोशी छा गई और सफ़र यूं ही जारी रहा। वैसे तुमको पता है सफ़ेद वादी एक और चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। मीर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। कौन सी चीज़ के बारे में? माला ने ना समझने वाले अंदाज में कहा। सफ़ेद वादी की एक और बात ये मशहूर है कि कहा जाता है कि जो लड़कियां अपने शोहर को तंग करती हैं, उनकी बात नहीं मानती हैं और उनको अच्छा खाना नहीं बना कर देती हैं, तो उनको सफ़ेद वादी में फेंक दिया जाता है। मीर ने एक साथ संजीदा अंदाज में कहा। मीर की बात सुनकर माला डर सी गई थी। तो आप इसलिए मुझे वहाँ लेकर जा रहे हैं? माला ने रोने के से अंदाज में कहा। हाँ, तुमने और क्या समझा? मीर ने बिल्कुल संजीदा अंदाज में कहा, पर अंदर से इसके लिए हंसी रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे नहीं करनी आपसे बात, आप बहुत बुरे हैं, माला ने रोते हुए मीर से कहा। और माला को इस अंदाज पर मीर हंसे बिना न रह सका। काफ़ी लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद माला और मीर सफ़ेद वादी पहुंच चुके थे। होटल का माहौल पुरसुकून और खुशगवार था और इनका कमरा पहले से ही बुक हुआ था। कमरा वसी और आरामदेह था, हल्की हल्की रोशनी से रोशन था और दीवारों का रंग नरम नरम क्रीम नुमा और खिड़की से बर्फ से ढके पहाड़ों का शानदार मंजर दिखाई दे रहा था। माला सफ़र की थकन से मुकम्मल तौर पर उकताई हुई थी। कमरे में कदम रखते ही वो सीधा बेड पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती और चंद लम्हे में नींद की गहराई में खो जाती है। जब माला नींद से जागती है तब रात के 12 बज रहे थे। मीर सामने ही सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। अगली सुबह वो दोनों घूमने जाते हैं। चलते चलते वो दोनों एक फ्रोज़न लेक के पास आते हैं। वहाँ पहले से ही कुछ लड़के और लड़कियाँ स्लाइड कर रही थी। मीर चलो ना, बस थोड़ी देर के लिए, बहुत मज़ा आएगा। माला ने भी स्लाइड करने की ज़िद करना शुरू कर दी। नहीं माला, वहाँ फिसलन है, तुम गिर जाओगी। मीर ने संजीदा लहजे में फ़ौरन मना कर दिया। माला ने लब भींच लिए और आंखों में नमी भर आई। ठीक है चलो, पर याद रहे अगर गिर गई या चोट लगी तो फिर मुझे मत कहना। मीर ने इसके बदले हुए अंदाज को देखा तो कुछ लम्हा खामोश रहा, फिर नरमी से बोला और फ्रोज़न लेक की तरफ चल दिया। तुम बहुत अच्छे हो मीर, माला ने हंसते हुए और खुश होते हुए मीर से कहा। पर कल तो कोई कह रहा था कि मैं बहुत बुरा हूँ, मीर ने भी फौरन से कहा, जिस पर माला दिल खोलकर हंसती और माला को यूं हंसता हुआ देखकर मीर भी हंस दिया। बर्फ जमी हुई थी, हवा में हल्की सी ठंडक थी और लेक की सतह चांदनी में शीशे की तरह चमक रही थी। जैसे ही वो लेक पर कदम रखते हैं दोनों आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करने लगते हैं। माला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और नाक लाल हो रही थी। माला बहुत खुशी और तेज तेज स्लाइड कर रही थी और मीर माला के साथ साथ चल रहा था कि अचानक अगले ही लम्हे माला का पाँव फिसल गया और वो पूरी कुव्वत के साथ सीधी मीर के ऊपर जा गिरी। एक पल एक एक पल के लिए हर तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। पहली बार माला और मीर इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे। बर्फ़ की ठंडक, हवा की सर्दी और दरमियान में दोनों की सांसों की गर्मी, ये लम्हा जैसे रुक सा गया था। माला के गाल शर्म से लाल टमाटर की तरह हो गए थे। वो फ़ौरन उठने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाल मीर के गले की चेन में फंस जाते हैं। वो दोबारा फिसल कर मीर के सीने पर आ गिरती है। इस बार तो माला के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अरे ये निकल क्यों नहीं रहे? वो घबराहट में अपने बाल खींचने लगी। रुको, मैं निकालता हूँ, मीर ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर रोकते हुए आहिस्ता से कहा। मीर ने बड़ी एहतियात से अपनी चेन में फंसने माला के बाल अलग किए। जैसे ही बाल आज़ाद हुए माला एक झटके से खड़ी हो गई, लेकिन उसका एक हाथ अब भी मीर के हाथ में था। माला चौंक कर हाथ छुड़ाने ही वाली थी कि मीर ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। आओ, मैं स्लाइड करवा देता हूँ। मीर माला के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए आगे बढ़ने लगा।
और अगले ही लम्हे दोनों हाथों में हाथ डाले बर्फ़ पर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ स्लाइड करने लगते हैं, जैसे बर्फ़ ने एक लम्हे के लिए दोनों को एक दूसरे का हम सफ़र बना दिया हो। अब इन दोनों का रुख अब इन दोनों का रुख होटल की तरफ होता है। मीर माला से कुछ कदम आगे चल रहा था और माला पीछे। माला की नज़र नीचे ज़मीन पर बिखरी हुई बर्फ़ पर पड़ती है। माला के दिल में फ़ौरन एक शरारत जाग उठती है और वो पीछे चल रही होती है और देखती है कि मीर आगे बढ़ता जा रहा है। माला जल्दी से झुककर अपने हाथों में बर्फ़ उठा लेती है और इसकी एक छोटी सी गेंद बना लेती है। सुनो, माला आहिस्ता से मीर को आवाज़ देती है। जैसे ही मीर पीछे मुड़कर माला की तरफ देखता है कि अचानक एक छोटा सा बर्फ़ का गोला इसकी तरफ फेंकती है, जो सीधी आकर मीर के कंधे पर लगता है। माला बेख्तियार कहका लगाने लगती है, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है माला, तुम छोटी बच्ची नहीं हो। मीर ने संजीदा और डांटने वाले अंदाज में कहा। माला को मीर के इस रद्द-ए-अमल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं छोटी बच्ची ही तो हूँ, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। कुछ इसको अपने अंदर छुपा लेते हैं तो कुछ इसको जीने देते हैं। माला उदासी और रोने के से अंदाज में कहती है और बिना मीर को देखे आगे चलने लगती है और मीर बस उसको देखता रह जाता है। माला कुछ ही कदम आगे चलती है कि अचानक एक छोटा सा बर्फ़ का गोला आकर माला के सर पर लगता है। माला चौंक कर पीछे देखती है कि मीर उसको देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है और एक और छोटा सा बर्फ़ का गोला बना रहा होता है। माला मीर को देखकर हैरान हो रही होती है। तुमने सही कहा है, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, तो फिर क्यों ना हम इसको जीने दें। ये कहते ही मीर ने दूसरा बर्फ़ का गोला भी माला की तरफ फेंका। माला भी पीछे नहीं हटती और वो भी बर्फ़ के छोटे छोटे गोले बनाकर मीर की तरफ फेंकती है और दोनों लम्हे भर में हंसी में ढल जाते हैं। वो दोनों अब होटल वापस आ जाते हैं और दोनों ही थके होते हैं। कल हम कहाँ जाएंगे घूमने, माला ने कुछ सोचते हुए मीर से कहा, जो अभी भी फ्रेश होकर बात से निकला था। तुमने कहाँ जाना है, फ़ौरन से सवाल आया। जहाँ तुम ले जाओ, माला ने भी फ़ौरन से जवाब दिया। तुम बताओ, तुमने कहाँ जाना है, मीर ने भी माला के ही अंदाज में कहा। क्यों ना हम कल हैकिंग के लिए चलें, बहुत मज़ा आएगा, माला ने पुरजोश होते हुए कहा। माला को लगा शायद वो मना कर देगा। अच्छा ठीक है, पर क्या तुम इतना चल लोगी, मीर ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ हाँ, माला ने पुरजोश अंदाज में कहा। ठीक है, मीर ने मुस्कुराते हुए कहा। माला और ज़्यादा खुश हो गई और पुरजोश भी। सुबह की धूप पहाड़ों की चोटियों से टकराती हुई ज़मीन पर पड़ते हुए बर्फ़ को क्रिस्टल की तरह चमका रही थी। मीर अपने बैग के साथ होटल की लॉबी में खड़ा था। एक तरफ नक्शा और कंपास चेक कर रहा था और दूसरी तरफ हाइकिंग के लिए ज़रूरी सामान था। पानी की इजाफी बोतल, टॉर्च, फर्स्ट एड और खाने पीने की अशिया अपने बैग में एहतियात से तरतीब दे रहा था। इसी दौरान माला अपने कमरे से निकलकर होटल की लॉबी में आ गई। इसके हाथ में कैमरा था। लेंस पर एहतियात से कैप लगाई हुई थी ताकि रास्ते में आने वाले हर खूबसूरत लम्हे को कैच कर सके। फिर दोनों की हैकिंग का सफ़र शुरू हो गया। हर कदम पर बर्फ़ खिसक रही थी और हवा में थोड़ी सर्दी थी जो हर कदम और हर सांस के साथ महसूस हो रही थी। पहले पहले तो माला को रास्ता सब आसान लगा, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे रास्ता उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। शुरू शुरू में माला को घबराहट महसूस हुई, पर मीर ने माला की घबराहट को देखकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिए और आहिस्ता आहिस्ता चलने लग गया। माला के लिए मीर का साथ होना ही उसको हर घबराहट और डर से आज़ाद कर देता था। चलते चलते वो ऊंचाई पर आगे जहाँ से सफ़ेद वादी साफ नज़र आती थी। माला को ये मंज़र बहुत प्यारा लगा, तो उसने इस खूबसूरत मंज़र को अपने कैमरे में कैद कर लिया। माला की बहुत ज़िद करने पर मीर ने बहुत कुछ तस्वीरें बनवा लीं। शुक्रिया, माला ने बहुत प्यार और नरम लहजे में मीर से कहा। किस लिए, मीर ने समझ आने वाले अंदाज में माला से कहा। शुक्रिया, मुझे इतने हसीन पल और यादें देने के लिए। माला कुछ पल सांस लेने के लिए ठहरी। मैं जानती हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दी गई थी। आप चाहते तो मुझे किसी भी वक्त अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, पर आपने मुझे अपना लिया और मुझे इतने हसीन और यादगार पल दिए। मैं ये पल हमेशा याद रखूँगी। माला की आंखों में नमी सी उतर आई थी। वो नहीं जानती थी वो ये सब क्यों कह रही थी, पर वो ना जाने क्यों मीर का जवाब जानना चाहती थी। तुम्हारा भी शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी को खुशगवार गुजारने के लिए, मुझे सही मायने में जीना सिखाने के लिए।
मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बहुत ही प्यारी बीवी मिली। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। माला, मुझे लग रहा है, नहीं जानता, जाने कब और कैसे, पर शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। क्या ये मोहब्बत का इज़हार था? हाँ, मीर माला से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा था। ये वादी, ये बर्फ़, ये सफ़ेद पहाड़, ये नीला आसमान, ये ठंडी हवा गवाह थी कि मीर माला से मोहब्बत कर बैठा है। माला की आंखें खुशी से नम हो गई थीं। यही तो था जो हर लड़की चाहती है, कि उसका हमसफ़र उसी से मोहब्बत करे, उसकी इज़्ज़त करे, उसकी कदर करे, और आज माला को ऐसा हमसफ़र मिल चुका था। तो जी जनाब, इसके साथ ही आज का जो नावल है वो अख्ताम पसीर हुआ। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये शॉर्ट सा नावल और ये प्यारी सी स्टोरी आपको कैसी लगी। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट नावल पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।